ठीक है। देखो, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे सुबह क्लास में? सुबह हमने क्लास में 257 नहीं, शायद 249 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 249 तक कंप्लीट कर लिया था। और उसमें आपको याद रखना है कि वारंट केस में क्या नहीं आया? कंप्लेनेंट नहीं आया। वारंट केस इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, और कंप्लेनेंट नहीं आया। तो क्या किया था विशाखा, क्या किया था 249 में? याद है? डिस्चार्ज कर दिया था मैम। डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि वारंट केस है, समझना। वारंट केस है। वैसे तो एक्विट भी कर सकता था, वो क्या बोला था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, और है ना, जो आया नहीं है, कंप्लेनेंट आया नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो वो क्या कर देगा? डिस्चार्ज कर देगा। तो ऐसे कैसे सेक्शन नीचे भी आएगा। वो हम कौन से केस में करेंगे? समन केस में क्या करेंगे? एक्विट करेंगे। क्या समझ रहे हो कि वहां पे डिस्चार्ज वर्ड क्यों है और यहाँ पे एक्विट वर्ड क्यों है, यदि वो कंप्लेनेंट नहीं है? क्योंकि वो वारंट केस है। वो वारंट केस है। और यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे वो आएगा समन केस, इसलिए वहां पे एक्विट वर्ड यूज हुआ है। तो ऐसे ये 250 ऐसा इतना बड़ा दे रखा है, लेकिन हमें इतना बड़ा याद नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको याद होगा सेक्शन 237, जब मैंने क्या कहा था, डिफेमेशन का झूठा केस लगा दिया है, डिफेमेशन का झूठा केस लगा दिया है। तो कोर्ट वाले क्या करेंगे? कोर्ट वाले जो सारे लोग होते हैं अदर देन प्रेसिडेंट, गवर्नर, एग्जीक्यूटिव और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर, उनके अलावा क्या करेंगे? उनके अलावा सब लोगों को, जो अदर पर्सन है, उनको बोलेंगे कि भाई 1000 रुपए दो। तो सेम टू सेम बात इसी में ही कह रखी है। तो आ जाइए एक बार देखते हैं, स्क्रीन मैंने कर रखी है शेयर। 250 सेक्शन नंबर 2। कंपनसेशन फॉर अक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज। कंपनसेशन फॉर अक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल। भाई एक इंसान ने क्या कर दिया, केस आया है, इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट और अपॉन गिव इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। मतलब कैसा भी केस आया है जिसमें क्या है, जिसमें मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है अक्यूजेशन करने के, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा? उनको तो एक्विटल कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, जैसा भी जो पर्सन है। फिर क्या लिखा है, लेकिन जिसके थ्रू कंप्लेंट आई थी या जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी, उसको क्या बोल देगा? उससे पूछा जाएगा कि भाई तू शो कॉज कर कि तुझे कॉम्पनसेशन क्यों नहीं पे किया जाना चाहिए, क्यों नहीं पे किया जाना चाहिए। और यदि सामने नहीं है वो, तो समन इशू कर देगी। कुछ भी नहीं है, मैंने सिंपल सा बोला कि यदि मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट आती है या पुलिस वाले के पास में वो इंफॉर्मेशन आती है, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो वो क्या कर देगा? उस पर्सन को तो डिस्चार्ज या एक्विटल कर देगा, लेकिन जो दूसरा पर्सन है जिसने वो कंप्लेंट लगाई है, इन्फॉर्मेशन दी है, उसको बोलेगा कि शो कॉज कर कि भाई क्यों तुझे कॉम्पनसेशन इन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, मतलब इन लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं। तो वही सेम है कि यदि कॉम्पनसेशन की कोई मतलब वो शो कॉज प्रॉपर शो कॉज नहीं करता है, प्रॉपर शो कॉज नहीं करता, और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे, कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं थे अक्यूजेशन, तो वो उनको बोलेगा कि भाई पे कर, फाइन पे करो इन दोनों को। कितने रुपए से? 1000 रुपए से। यहाँ पे कहीं वर्ड आएगा, 1000 रुपए तक का फाइन पे करो। नहीं, रुको एक सेकेंड। द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी कॉज विच सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट में शो, एंड इफ ही is satisfied there was no reasonable ground for making the accusation, may for reasons to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding the amount of fine which he empowered to impose as he may determine be paid by such complainant or informant। यहाँ पे 1000 रुपए वाली बात नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल रही थी। यहाँ पे 1000 रुपए वाली बात नहीं है, यहाँ पे वो इतना फाइन लगा सकता है जितना वो क्या कर सकता है, इम्पोज करने के लिए एम्पावर्ड है। ठीक है। यदि वो पे नहीं करते हैं, यदि ये लोग ये फाइन पे नहीं करते हैं, तो एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, 30 दिन की। 30 दिन की सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। ये अननेसेसरी सेक्शन है। आप यदि मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन के अंदर पे कर रहा है कॉम्पनसेशन, तो किसी भी प्रकार के क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं होता है। लेकिन आपको पता ही है कि वो क्या करेगी, सब्सिक्वेंट सिविल सूट वाला इंसान है, वो क्या करेगा? वो कोर्ट इसको एडजस्ट कर लेगा जो सेक्शन 250 में उसने कॉम्पनसेशन दिया है। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है, यहाँ तो बोला कि जितना एम्पावर्ड है, जितना मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, उतना फाइन इम्पोज कर सकता है। और नीचे लिख दिया कि ऐसा ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया है, तो अ कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 2 बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू पे कंपनसेशन एक्सीडिंग 100 रुपीज। ऑर्डर कर सकता है, मे अपील फ्रॉम द ऑर्डर
as if such complainant or informant, as if such complainant or informant had been convicted on a trial by such magistrate. बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बोल दिया कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने 100 रुपए से ज्यादा का क्या दिया है, कॉम्पनसेशन का ऑर्डर दे दिया है। कब वो कंप्लेनेंट क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ये भी एक अननेसेसरी बात की गई है। फिर कंपनसेशन कब तक नहीं पे किया जाएगा, कंपनसेशन वही सेम, अपील का टाइम एक्सपायर नहीं हो जाता, एलेप्स नहीं हो जाता, तब तक नहीं पे किया जाएगा। या अपील लगा दी गई है तो डिस्पोज नहीं हो जाती, जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तो नहीं लगाएगा, मतलब तब तक पे नहीं किया जाएगा। और ये जो सेक्शन है ये समन केसेस एज वेल एज वारंट केसेस दोनों पर अप्लाई होता है। वापस मैं एक बार बोल देती हूँ, सिंपल सा जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या बोला कि अक्यूजेशन लगाए 237 में। क्या था 237 को याद रखो, 237 को भी याद करो। 237 में फालतू का डिफेमेशन लगा दिया था, फालतू का डिफेमेशन लगाया था। तो उसने उनको बोला कि 1000 रुपए पे करो हर इंसान को। वही सेम कोई भी सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी से आप एग्जाम्प्ट नहीं होते। वही सेम कि आने वाला को आगे आने वाला जो कोर्ट है वो जो कॉम्पनसेशन देगा वो 1000 रुपए को क्या करता रहेगा, ध्यान में रखेगा। फिर वही सेम ये अमाउंट आप कब तक पे नहीं करोगे, जब तक अपील का टाइम पीरियड लैप्स नहीं हो जाता या अपील प्रेफर की जाती है तो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। ये 237 में 199 के दो की बात की, 199 के दो की बात की गई। और 250 में अक्यूजेशन लगाया गया है, अक्यूजेशन लगाया गया है किसी पर्सन पर या बहुत सारे लोगों पर। ठीक है, वो लग रहा है रीजनेबल ग्राउंड है कि अक्यूजेशन क्या है, फॉल्स है, मतलब फालतू में बिना बिना किसी बुनियाद के ये अक्यूजेशन लगाया गया है। तो कोर्ट बोलेगा कि भाई बताओ, शो कॉज करो कि आपको इन दोनों लोगों को कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, यदि शो कॉज यदि प्रॉपर शो कॉज नहीं करते तो वो मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर दे देगा, मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देगा कि भाई जितना वो फाइन, जितना एक मजिस्ट्रेट फाइन इम्पोज कर सकता है उतना कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कह देगा। यार मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे भी 1000 रुपए है, एक बार मैं बेरेक देख लेती हूँ। हो सकता है ये बेरेक मतलब गलत हो, मतलब गलत क्या हो सकता है, ऑनलाइन गलत निकला हो सेक्शन। ठीक है, 1000 सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि आप कॉम्पनसेशन पे कर दो, कॉम्पनसेशन पे कर दो, कितना पे कर दो, जितना वो फाइन देने के लिए एम्पावर्ड है। फिर क्या बोल दिया कि भाई फाइन देने के लिए एम्पावर्ड है। और यदि पे नहीं करते, यदि ये लोग कॉम्पनसेशन पे नहीं करते तो 30 दिन की सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे। सेम कोई भी सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी से आप एग्जाम्प्ट नहीं होते हो। ठीक है, कोई भी सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी से आप एग्जाम्प्ट नहीं होते हो। और दूसरा कि भाई जो आगे आने वाला कोर्ट है वो क्या करेगा, इसको ध्यान में रखेगा, एडजस्ट करेगा, बस कुछ भी नहीं है। और ये जो सेक्शन 250 है, समन केसेस एज वेल एज वारंट केसेस दोनों पर अप्लाई। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया हो तो। मैम वो 1000 रुपए वाला शायद वो ये सिमिलर सेक्शन है ना 358 का, जहाँ पे ग्राउंडलेसली अरेस्ट करते हैं, उसमें अरेस्ट है करते 1000 रुपए उसमें का। है, हाँ हाँ हाँ, मेरे को हाँ कहीं ना कहीं याद आ उसमें रहा है। है कि एक जगह और 1000 रुपए था। हाँ वो सिमिलर सेक्शन ही है, उसमें उसमें हाँ है हाँ 1000। हाँ, ठीक है। तो 237 और ये सेम 250 बिना किसी ग्राउंड मतलब इसमें अक्यूजेशन गलत लगाया है, अक्यूजेशन। अश्मिता समझ रहे हो, 250 जो हम पढ़ रहे हैं ना 250 उसमें किसी ने अक्यूजेशन गलत लगाए। जो हम आगे पढ़ेंगे 258 वहां पे अरेस्ट करके ले गए हैं, अरेस्ट करके ले गए। ठीक है, याद रखना ये दो तीन सेक्शन है जिसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो आ जाइए। तो ठीक है, अब आ जाओ समन केसेस। समझना मेरी बात को, समन केसेस में चार्ज वार्ज नहीं बनाया जाता। समन केसेस में मान लीजिए पैरोल समन केसेस चल रहा है, और समन केसेस समझना, समन केसेस ऐसा नहीं है कि समन केसेस की डेफिनेशन आपको पता है। समन केसेस होते हैं जो डेथ, इम्प्रिजनमेंट और 2 साल से छोटे होते हैं, 2 साल से कम के होते हैं। तो समन केसेस में दोनों चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर समन केसेस मजिस्ट्रेट के पास जाता है, लोगों के मन में डाउट होता है कि हर समन केसेस नॉन कॉग्निजेबल होता है, ऐसा नहीं है। समन केसेस में मजिस्ट्रेट के पास भी केस जा सकता है और पुलिस के पास भी केस जा सकता है।
समन केस भी ऐसे हो सकते हैं ना, कॉग्निजेबल हो, हर समन केस नॉन कॉग्निजेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो समझना, समन केसेस चल रहा है, मान लीजिए चाहे कैसी भी चली हो, चाहे पुलिस रिपोर्ट पे आया हो या मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेन गई हो, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सुन लेगा कि हाँ भाई पारुल कंप्लेन सुना है। फिर सुनने के बाद मान लो सामने नूर खड़ी है, मेरे सामने मजिस्ट्रेट के सामने नूर खड़ी है जिसपे मैंने इल्जाम लगाया, और पारुल है। तो नूर को क्या करेगा, सब्सटेंस सुना देगा, ऐसे बोल रही पारुल कि सर मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा ऑफेंस है, छोटा मोटा ऑफेंस लाइक चोरी का ऑफेंस है, चोरी के ऑफेंस में 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो है ना, समन केसेस के तहत जैसे वो ट्राई होता है, मैंने कहा कि यार ये मोहन नाम के पर्सन ने चोरी करी है, तो मजिस्ट्रेट मोहन से पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा मोहन से, सब्सटेंस ऑफ अक्यूजेशन सुना देगा कि पारुल ने इल्जाम लगाया है कि आप पर चोरी, आपने चोरी करी। समझ रहे हो, तो इनिशियल स्टेज पे ही सुने, पूछ लेगा इनिशियल स्टेज पे सब्सटेंस ऑफ अक्यूजेशन। तो समन केसेस में फॉर्मल चार्ज बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे वर्ड लिखा है मे, बना सकते हो आप समन केसेस में, समन केसेस में चार्ज बना सकते हो, लेकिन समन केसेस में फॉर्मल चार्ज बनाने की फॉर्म नंबर 32 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये एक बार आपको याद आ जाइए। देखते हैं, बस ये याद रखना स्टार्ट किससे करना है, सब्सटेंस ऑफ अक्यूजेशन से स्टार्ट करना है इसको। तो आ जाइए कौन सा, ये देखिए, when in summon cases the accused appears or is brought before magistrate, देखो accused appears है magistrate के सामने brought किया जाता है, the particulars of the offense which he is accused shall be stated to him, उसको पढ़ के सुना दिए जाएंगे, and he shall be asked, उसी से initial stage पे पूछ लिया जाएगा, इनिशियल स्टेज पे पूछ लिया जाएगा वेदर ही प्लीड गिल्टी और या डिफेंस लेना चाहता है, बट इट शैल नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज, वहां पे आपको फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं, फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं। 252, इसके बाद में कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, कि भाई पूछ लिया उससे, पूछा भी तो था उससे कि क्या तू गिल्टी प्लीड करना चाहता है, यदि वो बोल दे कि हाँ ठीक है चल रहा है, कर ली मैंने चोरी, तो अक्यूज प्लीड गिल्टी करता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट प्लीड गिल्टी को ले लेगा, सुन लेगा और उसको क्या कर देगा, कन्विक्शन कर देगा, यदि मतलब मे है डिस्क्रिशन में कन्विक्शन कर देगा। यदि सेक्शन 253, देखो 252 के बाद में 253 एक बीच का सेक्शन है, जो हम सेक्शन 206 पढ़ के आए थे, पेटी ऑफेंस, पेटी ऑफेंस में मजिस्ट्रेट दो काम कर सकता है, या तो उसको बोल देगा कि तू लिख के दे दे पोस्ट के थ्रू, या प्लीडर के थ्रू खड़ा हो जा तेरी गिल्टी गिल्टी को पकड़ने के लिए, ठीक है, और मजिस्ट्रेट क्या कर लेगा, मजिस्ट्रेट उसको उसके अकॉर्डिंग सजा सुना देगा। 206 में याद है आप तीनों को, एक बार हैंड रेस कर दो। 206 पेटी ऑफेंसेस की बात करता है, फिर मैंने बोला था ओ लिखा हुआ है वहां पे, ओ एक पेटी केसेस है, पेटी केसेस हमने 376 में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे पेटी ऑफेंसेस है। पेटी ऑफेंसेस मतलब जो ऑफेंस 1000 रुपए से कम के होते हैं, ठीक है, और जिसमें लेकिन इसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट इंक्लूड नहीं है, तो 206 का प्रोसीजर दे रखा है 253 में, याद रखना। सेक्शन 206 का प्रोसीजर दे रखा है सेक्शन 253। तो क्या लिखा कि जब एक समन की मतलब एक ऐसा समन इशू हुआ था सेक्शन 206 में, समन मतलब 206 में मैंने उसमें दो ऐसा समन इशू हुआ है कि तुझे प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, तो वेयर समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 206 एंड द अक्यूज्ड डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी, अक्यूज गिल्टी प्लीड करना चाहता है, विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट ही शैल ट्रांसमिट द मजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और मैसेंजर अ लेटर कंटेनिंग हिज प्ली, ठीक है, एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन। वो क्या कर देगा, पारुल को भेजा, पारुल ने पोस्ट में वो 500 का नोट रख दिया, 500 का नोट रिश्वत के तौर में नहीं, 500 का नोट उस ऑफेंस की मान लो पनिशमेंट है, और अपनी प्ली लिख दी कि भाई मैं मान लेता हूँ मैंने मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। फिर लिखा है द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट द अक्यूज इन हिज एब्सेंस, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अपने डिस्क्रिप्शन में अक्यूज को क्या कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे हिम फाइन, एंड अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स दैट फाइन। भाई उसने 500 रुपए भिजवाए, आपने 500 रुपए का जुर्माना लगाया था, तो 500 रुपए को क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, बस। और बस कुछ भी नहीं है फालतू का, बस ये याद रखो 206 में 206 में का प्रोसीजर 253 में, 206 का प्रोसीजर 253 में। तो अब आ जाओ, तो ये भी एक समन केसेस ही है, ये भी समन केसेस है। तो 251 में सब्सटेंस ऑफ अक्यूजेशन सुनाया, ठीक है, पूछ लिया उससे गिल्टी प्लीड करते हो क्या, 252 में कन्विक्ट कर दिया, 253 में 253 में भी मान लीजिए कि 253 में भी उसने अच्छे से प्लीड गिल्टी नहीं करी है, या उसने अमाउंट मेंशन नहीं लिख कर दिया है, तो इसके आगे प्रोसीजर आता है 254 प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, कि जब मजिस्ट्रेट, अब कुछ भी नहीं होगा समझना,
जब अब क्या हुआ, मान लो कि अब कन्विक्ट नहीं किया तो क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस सुनेंगे और डिफेंस के एविडेंस सुनेंगे। ये लिखा हुआ है कि यदि मजिस्ट्रेट कन्विक्ट नहीं करता है अक्यूज को 252 में और 253 में, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन को सुन लेगा, सारे एविडेंसेस ले लेगा, अक्यूज को सुन लेगा, अक्यूज के सारे एविडेंसेस ले लेगा। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, प्रोसिक्यूशन और अक्यूज के एप्लीकेशन पे विटनेसेस को समन इशू कर सकता है। ठीक है, पैसे वैसे चुकाओ यदि समन इशू करना है। 255 में क्या हो जाएगा, एक्विटल हो जाएगा या कन्विक्शन हो जाएगा। 251 से 254 एक बार समझ में आया, ये समन की प्रोसीजर है। 251 से 254 स्टार्ट, मैंने बोला है आपको ट्रायल में कुछ भी याद नहीं करना। यदि आपको ट्रायल का स्टार्टिंग का सेक्शन याद, तो आप स्टार्टिंग का सेक्शन याद है तो आप आगे के स्टेप, वही होता है ना जैसे अपन एग्जाम टाइम पे, जैसे मैं बहुत छोटी थी जब मैं ऐसे करती यार थोड़ा सा बता दे, एक लाइन बता, एक लाइन बता, आगे का मैं ऑटोमेटिकली लिखूंगी। तो यही है ट्रायल में, यदि आपको पता चल गया कि भाई मुझे किस सेक्शन से स्टार्ट करना है ना, आगे का प्रोसीजर आप अपने आप लिखते जाओ। तो मैंने यहाँ बोला सब्सटेंस ऑफ अक्यूजेशन सुनाओगे, फिर मैंने बोला गिल्टी प्लीड कर लोगे, फिर मैंने बोला कि 253 वो आएगा, 206 का प्रोसीजर, फिर मैंने बोला गिल्टी प्लीड नहीं करी, प्रोसिक्यूशन को सुन लोगे, डिफेंस को सुन लोगे, फिर क्या कर दोगे, अक्विटल कर दोगे या कन्विक्शन कर दोगे, और कुछ नहीं है। अक्विटल कर दोगे या कन्विक्शन कर दोगे। यहाँ पे डिस्चार्ज विस्चार्ज का इशू, डिस्चार्ज विस्चार्ज का बात नहीं है, समझ लो। एक एक बस एक ही सेक्शन है जिसमें आगे डिस्चार्ज और एक्विटल अलग अलग लिखा हुआ है। जनरली समन केसेस में क्या होता है, समन केसेस में चार्ज फ्रेम नहीं होते, समन केसेस में चार्ज फ्रेम नहीं होता। अश्मिता समझना मैं क्या बोल रही हूँ, नूर भी समझना कि समन केसेस में चार्ज फ्रेम नहीं होते। तो चार्ज ही फ्रेम नहीं होते तो डिस्चार्ज एक्विटल की बात क्या है, एक्विटल ही होगा आगे। लेकिन एक सेक्शन है उसके अंदर आएगा कि प्रिंसिपल विटनेस को सुनने से पहले और प्रिंसिपल विटनेस को सुनने के बाद, उसके अलावा समन केसेस में जनरली एक्विटल ही होता है। क्या होता है, एक्विटल ही। डन। अब आ जाओ, कहाँ तक पहुंच गए, 251 से शायद 254 तक पहुंच गए, 255। समझना, मैंने पहले भी समझाया था कि यहाँ पे हर जगह जब आप कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल सुनोगे या वारंट ट्रायल सुनोगे तो वहां पे लिखा है, कोर्ट ऑफ सेशन में तो लिखा है 360 पे नहीं सुनता है तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनो, वारंट में लिखा है 325 या 360 पे नहीं सुनता है तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनेगा। लेकिन मैं सुबह ही समझा चुकी थी आपको कि समन केसेस में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं दिया गया है। क्या लिखा है कि मजिस्ट्रेट प्रोसीड नहीं करता है सेक्शन 325 और 360 के तहत, ही शैल इफ ही फाइंड्स द अक्यूज गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। नूर और अश्मिता, समझ में आया कि क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे क्यों नहीं सुनता है। नूर यदि क्लास में हो तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि वो वारंट केसेस है, वो कोर्ट ऑफ सेशन है, वहां तो क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनेगा। अब सोचना, जैसे मान लीजिए 10 साल की सजा दे दी है तो वो बोलेगा कि भाई क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनने का मतलब समझ लो आप, 10 साल की सजा दी है तो 10 साल की सजा को कम करना है। वो बोलेगा जो उसका प्लीडर है कि भाई इसने पहली बार गलती करी है, ये तो गुड करेक्टर का है, इसकी बीवी छोटी है या इसके बच्चे हैं, ये कैसे अपने आप को पालेगा, आप इसकी सजा को कम कर दो। तो ये होता है क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनना। आप समन केसेस में सजा ही 1 साल की दे रहे हो, 2 साल तक की सजा दे सकते हो, मान लीजिए सजा ही मोहन को 1 साल की मिल रही है तो आप क्या क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुनोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस वाला वर्ड नहीं है, आपको हर एक सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। सीधी बात है, हर एक सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए कि क्यों नहीं लिखा यहाँ क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। इस बात की बात है। फिर आओ 256 नॉन अपियरेंस एंड डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। समझना मेरी बात को, अपन ये सेक्शन पढ़ चुके 249, 249 में भी पढ़ा था कि कंप्लेनेंट नहीं आया, कंप्लेनेंट नहीं आया, ऑफेंस क्या था, कॉग्निजेबल नहीं था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो क्या कर देगा, उसको कर देगा सॉरी उसको कर देगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज वर्ड लिखा हुआ है मतलब उसको दोबारा पकड़ के लाया जा सकता है। अश्मिता शायद नूर, यदि तुम नूर ने पहली क्लास ली होगी तो समझ में आ जाएगा। अश्मिता समझ में आया कि क्योंकि वहां पे वारंट केस है, वहां पे एक्विटल वर्ड नहीं लिखा हुआ है। 249 में आप जाके देखोगे वहां पे एक्विटल वर्ड नहीं लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है डिस्चार्ज कर दे। क्योंकि वारंट केस है भाई, ऐसा छोटा मोटा केस तो नहीं है, वारंट केस है, कंप्लेनेंट नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में पकड़ लेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे जब वर्ड है, यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं एएडी, को याद करना पड़ेगा।
देखो यहाँ पे वर्ड है AAD, क्या वर्ड है यहाँ पे? समन केस, ये समन केसेस चल रहे हैं, 249 वारंट केस थे। देखो यदि समन इशू हुआ है कंप्लेंट पे और कंप्लेनेंट जो डेट है उस दिन अक्यूज आ गया, कंप्लेनेंट नहीं आया, समझना, अक्यूज आ गया है, सामने खड़ा है, कंप्लेनेंट नहीं आया, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट एक्विट कर देगा। देखो वर्ड लिखा हुआ है, द मजिस्ट्रेट शैल notwithstanding anything contained here and before acquit the accused, क्या कर देगा? एक्विट कर देगा accused को, अनलेस द रीजन रिकॉर्डेड प्रॉपर एडज, मतलब यदि उसको ऐसे लगता है कि एडजन कर देना चाहिए तो एडजन कर देगा, अदरवाइज एक्विट कर देगा। फिर वेयर द कंप्लेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर, मतलब मान लीजिए अक्यूज नहीं आया, मतलब वो जो कंप्लेनेंट वो नहीं आया, लेकिन प्लीडर के थ्रू पर्सन प्रेजेंट है, प्लीडर के थ्रू पर वो प्रेजेंट है, कंप्लेनेंट प्रेजेंट है प्लीडर के थ्रू, तो क्या कर देगा? मजिस्ट्रेट डिस्पेंस कर देगा कंप्लेनेंट की अटेंडेंस। मैंने क्या बोला था? सेक्शन 256 में AAD, एडजन एक्विट डिस्चार्ज, एडजन एक्विट डिस्चार्ज, ओ सॉरी एडजन एक्विट डिस्पेंस, एडजन एक्विट डिस्पेंस। एक बार हैंड रेज कर दो। सेक्शन 249 में लिखा है डिस्चार्ज, यहाँ पे लिखा है एक्विट, एडजन और डिस्पेंस कर देगा, एक्विट एडजन, कंसेप्ट भी समझ गए हम। ये एक्विटी क्यों डायरेक्ट एक्विट कर दिया? एक तो समन केसेस है, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए था, तो ठीक है, नहीं आए तो बहुत बढ़िया बात है। सेक्शन नंबर 257, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, यदि कंप्लेंट फाइनल ऑर्डर होने से पहले, मतलब मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर देता है कि भाई मुझे एक काम करो कंप्लेंट विड्रॉ करनी, मुझे एक काम करो कंप्लेंट विड्रॉ करनी है, तो वो कर सकता है, कर ले विड्रॉल, मजिस्ट्रेट कर देगा, एक्विट कर देगा। जैसे आपने कंप्लेंट को विड्रॉ किया तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा? ये जो सेक्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 256 से लेके 259, इस सेक्शन में हर आदमी 10 बार घूम जाता है। सही बता रही हूँ, ये सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेरे को ही याद नहीं होते, मतलब मैं तो कोई वो तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे ही याद नहीं होते ये सेक्शन, ऐसे पढ़ूंगी तो याद हो जाएंगे, लेकिन यदि एग्जाम में आएगा ना तो मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यहाँ पे 257 में लिखा हुआ है, 258 में लिखा हुआ है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कंफ्यूज हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे विड्रॉल ऑफ कंप्लेन, यदि कंप्लेनेंट को किसी भी टाइम पर फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर देता है, तो कि भाई सफिशिएंट, मैं मुझे वापस लेनी है कंप्लेन, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? परमिशन दे देगा कि भाई ठीक है विड्रॉ कर ले, और उसके बाद में क्या करेगा? एक्विटल कर देगा। यहाँ पे डिस्चार्ज विस्चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है? एक्विटल, एक्विटल कर देगा। तो ये पहले भी पढ़ चुके हम, 224 में विड्रॉल ऑफ चार्ज है, 257 में विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट है, और 300 इसमें विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तीन अलग अलग कंसेप्ट। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस क्या बोलता है ये बोलता है समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज अपॉन कंप्लेंट। तो कौन, मैंने आपको बताया था कि समन केस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मजिस्ट्रेट के पास ही लगेगा। 257 बात करता है कि समन केस कैसे आए हैं, समन केस आए हैं अदरवाइज ऑन कंप्लेंट, मतलब पुलिस रिपोर्ट पे समन केस आए। अदर तो स्पेशली किस किस सेक्शन के बारे में बात कर रहा है? उन ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है जो है तो समन केस किसी से ट्राई हो रहे हैं, लेकिन आए किस में है? पुलिस रिपोर्ट पर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्या कर सकता है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या कर सकता है? रोक सकता है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि आगे प्रोसीड करने के कारण है, आगे प्रोसीड करने के कारण है, तो रोक देगा। तो इन्होंने क्या कहा कि यदि समन केस इंस्टीट्यूट हुए हैं, यहाँ पे बेरक के इधर लिख देना अदरवाइज ऑन कंप्लेंट, कंफ्यूज नहीं होना है आप। समन केस इंस्टीट्यूट हुए हैं अदरवाइज ऑन कंप्लेंट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सीजेएम एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये भी याद रखो कि कौन सा मजिस्ट्रेट रोक सकता है? जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास, और सीजेएम की परमिशन से कोई अदर जेएम, तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या कर सकता है? रीजन रिकॉर्ड करके प्रोसीडिंग को क्या कर सकता है? विदाउट जजमेंट प्रोनाउंस करे क्या कर सकता है? रोक सकता है। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। एक बार हैंड रेज करो, मैंने जो लाइन मैंने बोली उसके लिए 258 एक बहुत इंपॉर्टेंट, 256 से 259 माइंड टिप्स पे रटे होने चाहिए आपको। एक तो ये सेक्शन 258 बोल रहा है कि एक ऐसा केस है जो समन वो कंप्लेंट पे नहीं आया, मतलब अदरवाइज आया,
समन केस है तो मजिस्ट्रेट को लगता है, जेएम फर्स्ट क्लास को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड है सीजेएम के द्वारा, उसको भी लगता है, तो वो क्या कर सकता है, वो समन केसेस को, ये जो कंप्लेंट पे नहीं आए उनको क्या कर सकता है, रोक सकता है, रोक देंगे। फिर अब आप, मैंने आपको क्या बोला था, जनरली, अश्मिता माइक ऑन करो, कि जनरली क्या होता है समन केसेस में, समन केसेस में क्या होता है, एक्विटल होता है, डिस्चार्ज होता है। समन केसेस में जनरली क्या होता है, एक्विटल होता है, डिस्चार्ज होता है। अभी स्टार्टिंग में तुम्हारा माइक चल रहा है, ऐसे नहीं कि तुम बोलोगी कि मेरे माइक नहीं ऑन है। नूर, समन केसेस में क्या होता है, एक्विटल। हाँ जी, डिस्चार्ज मैम। डिस्चार्ज नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। समझो क्यों नहीं होता डिस्चार्ज, क्योंकि हम डिस्चार्ज मतलब चार्ज फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक्विटल करते हैं। एक बार तीनों हैंड रेज कर दो, इस चीज से तो सहमत हो आप तीनों। चार्ज फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक्विटल करते हैं। लेकिन यहाँ तो चार्ज फ्रेम होता ही नहीं है ना, समन केसेस में चार्ज फ्रेम होता ही नहीं है, तो क्या करते हैं, ये हमेशा एक्विट करता है। अश्मिता एक बार हैंड रेज करो, याद समझ में आया, क्या होता है, हमेशा एक्विट होता है। लेकिन 258 में ऐसे ऑफेंस है जो पुलिस रिपोर्ट में आए, तो मजिस्ट्रेट समझना, इसमें क्या होता है, सेक्शन 258 में एक्विटल और डिस्चार्ज की बात की गई है समन केस में, बाकी कहीं नहीं की गई, वहां पे एक्विटल की बात की गई जनरली। 258 में ये है कि मान लीजिए कि पुलिस रिपोर्ट पे आए हैं, किसमें आए हैं, पुलिस रिपोर्ट पे केस आया, और इस मजिस्ट्रेट ने रोक दिया, इस मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया, रोक दिया। तो समझो मेरी बात, यार रोकना भी तो एक बड़ी बात है ना, ऐसे कैसे रोक रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती है कि यदि प्रिंसिपल विटनेस, आई कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज प्रिंसिपल विटनेस, मैं नहीं कर सकती डिफाइन। प्रिंसिपल विटनेस एक शब्द है यहाँ पे, यदि प्रिंसिपल विटनेस को सुन लिया गया है, प्रिंसिपल विटनेस को यदि सुन लिया गया है, तो वो किसका जजमेंट पास करेगा, एक्विटल का। और यदि प्रिंसिपल विटनेस को नहीं सुना है तो किसका जजमेंट पास करेगा, डिस्चार्ज का। जजमेंट नहीं, ऑर्डर पास कर। एक बार हेड रेस कर दो, याद हो गया तो। यहाँ पे ही दो शब्द हैं, डिस्चार्ज और एक्विटल, डिस्चार्ज और एक्विटल, यहाँ दो शब्द हैं, अदरवाइज समन केसेस में एक्विटल की बात की गई है। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो एम्पावर्ड है, उसको लगता है कि प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, मुझे स्टॉप कर देनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए, तो जी हाँ वो स्टॉप कर सकता है। लेकिन इसमें दो है, यदि प्रिंसिपल विटनेस को सुन लिया है तो उसका इफेक्ट होगा एक्विटल, यदि प्रिंसिपल विटनेस को नहीं सुना है उसका इफेक्ट और डिस्चार्ज। सेक्शन 259, मेजर डिफरेंस आप लोग याद रखना है, जब आपको समन केस वारंट केस में डिफरेंस आए, एक डिफरेंस तो आपको ये चार्ज फ्रेमिंग वाला लिखना है, एक डिफरेंस तो चार्ज फ्रेमिंग वाला लिखना है कि वारंट केस में चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी है, समन केस में फॉर्मल चार्ज फ्रेम करना जरूरी नहीं है। वारंट केस दो तरीके के होते हैं, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, अदरवाइज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। और समन केस का ऐसा कोई टाइप नहीं है, वारंट केस को समन केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन समन केस को सेक्शन 259 के तहत वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट। तो क्या बोला कि चल रहा है समन केस, ठीक है, और जो उसकी पनिशमेंट है 6 महीने से ज्यादा है, 6 महीने से ज्यादा है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में इसका प्रोसीजर यार बहुत सिंपल चल रहा है, इसको समन केस के जैसे नहीं सुना जाना चाहिए, समन केस के जैसे नहीं सुना जाना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, रीहियर कर लेगा केस को, रीहियर कर देगा। और इसको कैसे रीहियर करेगा, जैसे वारंट केस चल रहा है, कन्वर्ट हो गया ना समन केस वारंट केस में, बस आपको याद रखना 6 मंथ, 6 मंथ एक ऐसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट, जिसका इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है वारंट केस में, यदि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो कि दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द ऑफेंस शुड बी ट्राइड, या ऑफेंस शुड बी ट्राइड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ वारंट केस नॉट एज समन केस। तो वो क्या कर देगा, वो रीहियर कर लेगा, सब चीजें रीहियर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना 6 मंथ, क्या याद रखना है, 6 मंथ। एक बार हैंड रेज कर दो और याद कर लो एक बार, बिना देख मैं भी याद कर दू। सेक्शन 251 सब्सटेंस ऑफ अक्यूजेशन, गलत नहीं बोलूं तो देखें, प्लीड गिल्टी। 206, 254 सुन लेगा प्रोसिक्यूशन के, और यदि नहीं हो रहा प्लीड गिल्टी, कन्विक्शन नहीं हो रहा, तो 254 में सुन लेगा प्रोसिक्यूशन के या डिफेंस के। 255 एक्विटल कन्विक्शन, एक्विटल और कन्विक्शन।
256, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा आगे तो क्या होगा जिंदगी में। 256 शायद कंप्लेंट, ये तो 257 तो विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट है। यहाँ पे एब्सेंस है ना, एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट, क्या करेगा, डिस्चार्ज नहीं, एक्विट, एडजंट या डिस्पेंस। 257 विड्रॉल, 258, 259 समन के, ये स्टॉप, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग और कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस, समन केसेस इनटू वारंट केसेस। एक बार हैंड रेस करो। 256 से लेके 259 के, मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से 256 से 259 देखो, मैं पढ़ा दूंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पढ़ के आना जरूरी है बेरेक्स। देखो 30-40 पे क्लास स्टार्ट करें। कौन सा आता है, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल, तो समरी ट्रायल किस किस का होता है, रट लो, आता है एग्जाम में। समरी ट्रायल किस किस के ऑफेंस का हो सकता है, ऐसे ऑफेंस जो समन केस है, समन केस का समरी ट्रायल हो सकता है, समन केस का समरी ट्रायल हो सकता है। और 379, 380, 381, 379, 380, 381 इनका समरी ट्रायल हो सकता है। और 411, 414, 411, 414 इनका समरी ट्रायल हो सकता है। और स्टोलन प्रॉपर्टी की बात है, जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी का अमाउंट 2000 रुपए से कम है, उसका समरी ट्रायल हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाइए, देख सकते हैं कौन कौन से कोड कर सकते हैं। तो हमने 2-3 कोड पढ़े हैं, 2-3 जगह ऐसा पढ़ा जहां जेएम इज इक्वल टू एमएम नहीं होता है। 281 पढ़ा, 306 पढ़ा, 280 और मतलब एक दो 355 पढ़ा जहां पे जेएम इज इक्वल टू एमएम नहीं है। तो ये भी एक ऐसा सेक्शन है जहां पे जेएम इज इक्वल टू एमएम नहीं है। ठीक है, सेक्शन नंबर 260, समरी ट्रायल में कौन कौन समरी ट्राई कर सकता है। तो आप खुद सोचो, ऐसा नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, बहुत ऊंचा लेवल हो जाता है कोर्ट ऑफ सेशन, लोग बाग लिख कर आ जाते हैं, मैं सच बता रही हूँ, कंसेप्ट समझते नहीं है, लिख देंगे हु कैन डू समरी ट्रायल, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट। उनको लगता है कि अब इतने बड़े बड़े कोर्ट के समरी ट्रायल करेंगे क्या, इतने छोटे छोटे ऑफेंस को ट्राई थोड़ी करेंगे। यहाँ पे लिखा है सीजेएम ट्राई कर सकता है। कौन ट्राई कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड बाय, शायद हाई कोर्ट है या सीजेएम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, वो कर सकता है, या एमएम कर सकता है। तो आ जाइए देखते हैं सेक्शन नंबर। देखिए, पावर टू ट्राई समरीली, पावर टू ट्राई समरीली, क्या लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट जो सीजेएम है, एमएम है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है जो एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट है। और नीचे अपन 261 में भी पढ़ेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी एम्पावर्ड है समरी ट्रायल करने के लिए, लेकिन किस ऑफेंस में वो देख लेंगे। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, इन इन ऑफेंस का समरी ट्रायल कर सकते हैं। कौन से ऑफेंस, समन केसेस, डेथ, एलआई और 2 साल से छोटे ऑफेंस। कौन से ऑफेंस, थेफ्ट वाले ऑफेंस जो 379, 380 और 381 के अंदर है, जिसके अंदर स्टोलन प्रॉपर्टी का अमाउंट क्या है, 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है, ये भी याद रखना है। रिसीविंग रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी 411, 411, ठीक है, जहां वैल्यू 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है। असिस्टिंग इन डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, सेम ही सेक्शन लगते हैं, वहां लिखा है रिसीव रिटेन, यहाँ लिखता है डिस्पोज ऑफ करने में आप क्या करो, असिस्ट करो, जहां पे अमाउंट 2000 रुपए से कम है, 2000 रुपए से कम है। ऑफेंस अंडर सेक्शन 454, 456, ये शायद हाउस ट्रेस पास के कोई सेक्शन है, एक बार चेक कर लेना, याद कर लो, 454, 456, ठीक है। 504, 506, यहाँ पे भी 2 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट है, वो थोड़ा एक बार देख लेना। हमने कोई सेक्शन नहीं पढ़े, हमने पढ़े समन केस, फिर हम थोड़ा नीचे आए तो हमने पढ़ा 379, 80, 81 जिसमें स्टोलन प्रॉपर्टी की बात की गई है। फिर हम थोड़ा नीचे आए तो उसमें लिखा है 411, 414, स्टोलन प्रॉपर्टी का अमाउंट 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है। फिर हम नीचे आए तो 454, 456, ठीक है, उसकी बात की गई है हाउस ट्रेस पर। फिर हम नीचे आए तो उसमें लिखा हुआ है 504, 506 जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 2 साल। इनका अबेटमेंट और इनका अटेम्प्ट, ये बाकी सब याद रहते हैं, ये 3 भूल जाते हैं, लिख के आना। तो इन सारे ऑफेंसेस का अबेटमेंट और इन सारे ऑफेंसेस का अटेम्प्ट, इन सारे ऑफेंसेस का अबेटमेंट और इन सारे ऑफेंसेस का अटेम्प्ट भी किस में आता है, इनका भी समरी ट्रायल हो सकता है। और कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20, ये पहले भी हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कैटल ट्रेसपास एक्ट सेक्शन 20 का जो ऑफेंस है उसको भी क्या किया जा सकता है, समरीली ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। फिर लिखा है कि देखो
जैसे समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही क्या कर सकते हैं, समरी केस जो समरी ट्रायल हो रहा है उसको समन ट्रायल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही लिखा है कि ड्यूरिंग द समरी ट्रायल व्हेन द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज अनडिजायरेबल टू ट्राई द केस समरीली, कि भाई नहीं यार इसको समरीली नहीं सुना जाना, समरीली नहीं सुना जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, री एग्जामिन कर लेगा, री हियर कर लेगा, केस को कन्वर्ट कर देगा, जैसा भी ये समन है या वारंट है उसमें कन्वर्ट। समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है कौन कौन समरी ट्रायल कर सकता है, ऑफ कोर्स बच्चे लिख के आ जाते हैं सेक्शन 260। एग्जामिनर बैठा ही किसके लिए है, एग्जामिनर इस सेक्शन के देखने के लिए बैठा है, एग्जामिनर 260 देखने के लिए नहीं बैठा है, एग्जामिनर इस सेक्शन को देखने के लिए बैठा है, आपकी क्लास आपके पेपर में 3 में से 1 नंबर देगा वो, यदि आप 260 लिख कर आ जाओ, दोनों लिख कर आ रहे। तो हाई कोर्ट, जैसे मैंने ऊपर क्या बोला, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हाई कोर्ट द्वारा एम्पावर्ड है, वही कर सकता है, ऐसा नहीं कि पारुल जैन है, पारुल जैन तो चलो हाई कोर्ट द्वारा एम्पावर्ड है, आप तीनों एम्पावर्ड नहीं हो तो आप समरी ट्रायल नहीं कर सकते, पारुल कर सकते हैं अकेले। तो सेम यही लिखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी हाई कोर्ट पावर कन्फर कर सकता है समरी ट्रायल करने की, लेकिन ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल नहीं है 6 साल से ज्यादा के लिए, मतलब 6 महीने से ज्यादा। तो अप टू 6 मंथ्स के ऑफेंस का, अप टू 6 मंथ के ऑफेंस का, उनके अबेटमेंट का, उनके अटेम्प्ट का क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट समरी सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट समरी सेकंड क्लास समरी ट्रायल कर सकता है। एक बार हैंड्रिक्स करो, याद हमेशा लिख कर आओगे 260 के बाद में 261, मेंस लिखोगे, आरजेस दे रहे हो तो मेंस लिखना है, अपन दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है। अभी अब आरजेस लिखोगे तो हमको मेंस लिखना ही है, प्री मतलब पॉजिटिविटी लेकर चलो। हम क्यों दुखी हुए, हमने तो बहुत सारी पढ़ाई करी है, ठीक है। मतलब वही वही है कि मेहनत करना आपके हाथ में होता है, पास होना नहीं होना वो आपकी किस्मत पे है, ठीक है, वो आपकी किस्मत पे छोड़ दो। मेहनत करो और हम ये सोचो कि हम तो इंटरव्यू क्लियर करेंगे, हम तो इंटरव्यू क्लियर करेंगे, इंटरव्यू में क्या ड्रेस पहनना है वो पहले से सोच लो, लेकिन मेहनत करनी है तो ये सोचो कि हमें अभी तो मेंस लिखना है, प्री तो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, हमें मेंस लिखना है। तो मेंस में आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि कौन कौन कोर्ट समरी ट्रायल कर सकता है, तो भाई 260 नहीं 261 भी लिख कर आना है, याद। 261 में कौन से कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो एम्पावर्ड है हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन कौन से ऑफेंस का समरी ट्रायल कर सकते हैं, वो ऑफेंस जो इम्प्रीजनमेंट से पनिशेबल है 6 महीने तक, 6 महीने। अब आ जाइए 262, समरी ट्रायल में कुछ अलग से प्रोसीजर नहीं होता, समन पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा था मेरे से, मूक इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू में जमीन आसमान का अंतर होता है, मैं पहले ही बता दूं आप। मूक इंटरव्यू ऐसा लगता है चलो दे रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, डर भी नहीं लग रहा। जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो वहां पे, मतलब मेरी हालत में मैं आपको बताऊंगी, जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था 4 मिनट, 4 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, 4 या 4.5 मिनट। सुबह के हम लोग बैठे थे 10 बजे के, 4 बजे 4:30 बजे मेरा नंबर आया, तो मैं, और वो ऐसे करते बाहर बिठा देते हैं, कभी आप लोगों ने वो वाली वो देखी होगी, कौन सी मूवी आई थी, 12th बारहवीं, मतलब वो जो जिसमें आईएएस बनता है वो बंदा चौथी 5वीं बार में, तो वो आपको बाहर बिठा देंगे, आरजेएस में भी ऐसा ही होता है, जुडिशरी में भी ऐसा होता है, आपको बाहर बिठाते हैं, अंदर एक कैंडिडेट है, बाकी के 2 कैंडिडेट बाहर बिठा दिए जाएंगे। तो ऐसे ही आपको धक धक हो रही है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, जैसे आप अंदर एंटर होते हो तो वो आपको अंदर देखेंगे, पहले तो कैसे अंदर घुस रहे हो आदमी की, वही हर बात आप ये याद रख लो कि फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो बहुत जरूरी है, अच्छे कपड़े पहनकर जाना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी है। तो अंदर घुस रहे हैं, देखेंगे वो तीनों लोग, ठीक है, कैसे आप दिख रहे हो या कैसे चल रहे हो, क्या आपका एटीट्यूड है, भाई वो ऐसे लोगों को भी जज नहीं बना देते, उनको सामने देखना देखना पड़ता है कि भाई कैसे लोगों को बना रहे हैं। फिर है ना, वो तो उनकी बात हो गई, हम लोग एंटर होते हैं, वो इतना बड़ा कमरा है, इतना बड़ा, जो स्टेट अकेडमी, राजस्थान स्टेट अकेडमी जहाँ पे इंटरव्यू होता है, वो कमरा इतना बड़ा है, वहां पे ना 3 जज बिठा दिए, 3 जज बिठा दिए, वहां पे झंडा लग रहा है अलग से एक, ठीक है। आपको उधर बैठ के, मैं बता रही हूँ, ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी नई जगह आ गए हम लोग, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलना है। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मैं 3 मिनट में तो कंफर्टेबल हुई वहां बोलने के लिए, और बस एक क्वेश्चन का आंसर, 2 क्वेश्चन का आंसर देके ने बोला हो गया आपका इंटरव्यू खत्म, ठीक है। बस ऐसी फिर बस बाहर जाते जाते मैंने सोचा कि मैंने इतने साल दिए, 3 साल दिए मैंने इस स्टेज पर पहुंचने के लिए, और मैं कितना अजीब सा इंटरव्यू देकर आई हूँ, ठीक है। वो क्लियर हो गया था, वो बात की बात है। लेकिन मैं आपको माहौल बता रही हूँ कि ये जो मॉक इंटरव्यू होते हैं और ये जो एक्चुअल इंटरव्यू होते हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, वो कमरे इतने बड़े होते हैं,
वहां के कमरे ही इतने बड़े बड़े मतलब बहुत बड़ा कमरा था और डर सा लग रहा था वहां पे। डरना नहीं है, मैं तो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है वाकई में। ठीक है, तो यही ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि समरी ट्रायल को कैसे सुना जाता है, कैसे ट्राई होता है। तो समरी ट्रायल कुछ भी नहीं है, वही सेम जो हम पढ़ के हैं 251 से 255 अक्यूजेशन सुनाते हैं। तो समरी ट्रायल का जो ट्रायल है वो समन केसेस के जैसे ही होता है, लेकिन जो पनिशमेंट है वो 3 महीने तक की होती है। एक बार हैंड रेज करो, याद रखोगे। समन केसेस की पनिशमेंट 2 साल तक की होती है, लेकिन समरी ट्रायल हो रहा है किसी ऑफेंस का, यदि किसी ऑफेंस का समरी ट्रायल हो रहा है तो इसकी पनिशमेंट 3 महीने तक की हो सकती है। ठीक है, 3 महीने तक की हो सकती है। तो ये भी लिखा हुआ है कि हर जो समरी ट्रायल है वो कैसे चलेगा, समन केसेस की तरह चलेगा। समरी ट्रायल कैसे चलेगा, जैसे ट्रायल और समन केसेस चलता है वैसे ही चलेगा। ठीक है, वैसे ही चलेगा, लेकिन no sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in the case of conviction। लेकिन जिसका समरी ट्रायल चल रहा है, जिस ऑफेंस का समरी ट्रायल चल रहा है, उसमें चाहे सजा मैक्सिमम कितनी ही दे रखी हो, आप 3 महीने से ज्यादा की सजा पास नहीं करो। रिकॉर्ड कैसे करते समरी ट्रायल में, तो शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करते, सीरियल नंबर, डेट ऑफ कमीशन, कौन कंप्लेंट लेकर आया, क्या अक्यूज के नेम है, क्या उसके घर वाले का नाम है, घर वाले का क्या रेजिडेंस है, सब चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे। और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्यों रिकॉर्ड करते हैं, याद करो, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी भी रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि ऊपर वर्ड पढ़ के आए हम, 2,000 रुपए से कम होना चाहिए, 2,000 रुपए से। तो क्या लिखना होता है, ये सब तो लिखना ही होता है, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लिखनी होती है कि भाई क्या है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर अक्यूज का प्ली, अक्यूज ये फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर, और जिस दिन प्रेसिडिंग टर्मिनेटिव, ये सिंपल सी बात है, बस एक ये याद रखना एडिशनल, एडिशनली याद रखना कि आपको वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी भी लिखनी है। ठीक है, ठीक है। 264, जजमेंट इन केस ट्राइड समरीली, जो भी मतलब यदि जजमेंट सुनाया जा रहा है तो क्या होगा, सेम ब्रीफ स्टेटमेंट होंगे और रीजन फॉर फाइंडिंग होगी। ठीक है, जजमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी, क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, एक बार हैंड रेज करो समरी ट्रायल के लिए, जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सीजेएम, हमने पढ़ा एमएम, हमने पढ़ा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट। फिर हमने 261 में पढ़ा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, लेकिन 6 महीने तक के ऑफेंस का ही समरी ट्रायल कर सकता है। फिर हमने पढ़ा कौन कौन से ऑफेंस पढ़ा, 2 साल तक के ऑफेंस, 388 379 80 81 के ऑफेंस, चोरी वाले ऑफेंस। फिर हमने पढ़ा 411 414 रिसीविंग रिटेनिंग डिस्पोजल। फिर हमने पढ़ा 454 456। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 454 456 के बाद में क्रिमिनल इंटिमिडेशन 504 506। फिर हमने पढ़ा जो तीन हम भूल के आते हैं, सब भूल के आते हैं, अटेम्प्ट अबेटमेंट और लास्ट कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंदर सेक्शन 20 के अंदर जो ऑफिस देंगे उनका ट्रायल समरीली हो सकता है। कैसे रिकॉर्ड, मतलब समरी ट्रायल कैसे चलेगा, समरी ट्रायल के जैसे चलेगा, लेकिन जो पनिशमेंट है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं दोगे। फिर आगे बोला कैसे रिकॉर्ड करोगे, सब चीजें रिकॉर्ड कर दोगे, जो सीरियल नंबर है, कौन ने कंप्लेंट दी, अक्यूज का नाम पता क्या है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर क्या है, प्ली क्या है, और कब टर्मिनेट हुई। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ सॉरी जजमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, जजमेंट की लैंग्वेज जो होगी वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी। खत्म, एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आया। समरी ट्रायल और पूरे सीआरपीसी का लास्ट चैप्टर प्ली बार्गेनिंग। व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग, देखो प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, समझना कि मुझे पता है 10 साल का मेरे ऊपर चार्ज लगने वाला है, 10 साल का चार्ज लगने वाला है, तो मैं पहले ही मान लूंगी, मैं पहले ही बोल दूंगी कि सर मैं मानता हूँ मैंने अपराध किया है, मैं मानता हूँ मैंने अपराध किया है, मेरे को ना एमएसडी बिठानी है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन करा दो। ठीक है, तो ठीक है, कोर्ट को लगता है तो वो कर देगा, किन किन ऑफेंस में कर सकता है। तो बस एक चीज याद रखो, 7 साल तक के, बाकी उतने बड़े सेक्शन में कुछ भी याद मत रखना, सिर्फ 7 साल तक के ऑफेंस का ही प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। एक बार हैंड रेज कर दो, सेंटेंस हम पढ़ लेंगे, सिर्फ 7 साल तक के ऑफेंस की ही प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। फिर
एक बात इसके यहाँ तक याद करो, 7 साल तक की ही ऑफेंस की प्ली बार्गेनिंग हो सकती है कि भाई उसी में ही हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं बार्गेनिंग कर रहे हैं। फिर याद रखो कि जो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, मान लीजिए वायु प्रदूषण कर रहे हैं, आप फैक्ट्री चला रहे हो, इतना प्रदूषण फैला रहे हो, इतना प्रदूषण फैला रहे हो, चाहे पनिशमेंट 7 साल तक की है, लेकिन इसका प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। वुमेन के खिलाफ जो ऑफेंस है उसका प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता, चाइल्ड के खिलाफ जो ऑफेंस है उसका प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता, याद रखोगे। सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस क्या है। एक बार हैंड रेस करो। मैंने क्या बोला, 7 साल तक के ऑफेंस का हो सकता है। फिर मैंने बोला किनका नहीं हो सकता, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस, चाइल्ड के खिलाफ ऑफेंस, वुमेन के खिलाफ ऑफेंस, इनका नहीं हो सकता। सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस कौन बताएगा, कौन से सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस है, वो बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और एक बात याद रखो, जैसे हमने 2-3 जगह पढ़ा है, प्रीवियस कन्विक्शन सेक्शन 360, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ नहीं दिया जा सकता, प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता यदि आप प्रीवियसली कन्विक्टेड हो। और 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का लाभ नहीं दिया जा सकता, प्रीवियसली कन्विक्टेड हो। और कहीं पढ़े, 211 के साथ में भी था। 211 के साथ में तो लिखना पड़ेगा प्रीवियस, मैं तो बता रही हूँ कि कौन कौन से ऑफेंस में नहीं दिया जा सकता। 211 के साथ में आपको लिखना पड़ेगा प्रीवियस का, हमने 2-3 जगह पढ़ा है प्रीवियसली कन्विक्शन, देखो कौन कौन से सेक्शन में बताती हूँ। 211 के साथ में पढ़ा प्रीवियस कन्विक्शन। फिर हम जब ट्रायल पढ़ रहे थे, ट्रायल में जजमेंट में लिखा था कि यदि प्रीवियसली कन्विक्टेड है, एक जगह तो शायद 236 में लिखा है कि यदि प्रीवियसली कन्विक्टेड है और वो मतलब उसको उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, जब तक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तब तक, जब तक कि वो क्या बोल रहा है, जब तक उस इंसान को कन्विक्ट नहीं कर दिया जाता तभी प्रीवियसली कन्विक्शन पे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। फिर हमने पढ़ा ये सेक्शन 320 में पढ़ा कि प्रीवियस कन्विक्शन में आपको कंपाउंडिंग का लाभ नहीं मिलता। फिर हमने पढ़ा 360 प्रोबेशन का लाभ नहीं मिलता। फिर हम पढ़ेंगे सोचो ये जो पढ़ रहे ना प्ली बार्गेनिंग में भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता, प्रीवियस कन्विक्शन, आप प्रीवियसली कन्विक्टेड हो। और हम पढ़ते हैं कैसे प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ किया जा सकता है, सेक्शन 298, याद है 298, नूर याद है सेक्शन 298, प्रीवियसली कन्विक्शन, हाउ मतलब हाउ प्रीवियस कन्विक्शन में प्रूफ एक्विटल और कन्विक्शन, वहां पे भी हम पढ़ के आए थे, 3 चीजों से प्रीवियस कन्विक्शन प्रूफ किया जाएगा। जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कन्विक्शन का उसके, या ऑफिसर इंचार्ज के, और शायद एक और चीज कुछ लिख दी वहां पे, वारंट जिससे अरेस्ट करके लेकर आए थे, उससे प्रीवियस तो यहाँ पे हम पूरे सीआरपीसी में ये जगह पे हम प्रीवियस कन्विक्शन पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में भी प्रीवियस कन्विक्शन का मैटर है, इसलिए मैंने बता दिया। फिर क्या होगा आगे भाई, प्ली बार्गेनिंग करने के लिए तो कोर्ट एक एमएसटी बिठाएगा, क्या बताएगा, मतलब डिसाइड करेगा कि ये जो जैसे मान लो मोहन है, मोहन प्ली बार्गेनिंग करने आया है, तो मोहन को देखकर कोर्ट देखेगा, कैमरा में देखेगा कि क्या वाकई में मोहन के मन के अंदर आया है क्या ऑफेंस को एक्सेप्ट करना, प्लीड करना, मोहन के मन के अंदर आया है, या फिर वो देखेगा कि नहीं यार ये तो जबरदस्ती तो भेजा गया, तो छोड़ देगा, वापस वापस क्या कर देगा, केस जहां से चल रहा है वहीं से चलेगा। अदरवाइज वो एक एमएसडी बिठाएगा, एमएसडी में कौन कौन आएंगे, तो वो हम देख लेंगे कौन कौन आएंगे, ठीक है, जो जो जिससे रिलेटेड है। जैसे कंप्लेंट केस है तो कंप्लेनेंट आ जाएगा, अक्यूज आ जाएगा, यदि कोर्ट ऑफ उसका केस है, मजिस्ट्रेट का केस है, पीपीपीपी आ जाएंगे, वो हम देख लेंगे। फिर एमएसटी के दौरान कॉन्वर्सेशन होगा, कॉन्वर्सेशन होगा, तो कॉन्वर्सेशन में कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड होगा। जैसे मोहन ने मान लीजिए कोई अपराध किया है, तो मोहन कॉम्पनसेशन का अमाउंट बताए और वो दोनों कॉम्पनसेशन का अमाउंट डिसाइड करेंगे। क्या क्या होगा, उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए कि मोहन ने कोई भी ऑफेंस किया है, उसने प्ली बार्गेनिंग करी, या तो कंपनसेशन दे दो या प्रोबेशन का लाभ दे दो, ठीक है, प्रोबेशन का लाभ दे दो। यदि कंपनसेशन भी नहीं डिसाइड हो रहा, प्रोबेशन भी डिसाइड नहीं हो रहा, तो उसको कुछ मिनिमम सजा दे दो, बस यही कुछ लिखा हुआ है। और एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जो उसने प्ली बार्गेनिंग करी है, प्ली बार्गेनिंग समझ गए, ऑफेंस को मान रहा हूं मैं, ऑफेंस को मान रहा हूँ और फिर बार्गेनिंग कर रहा हूँ, उसका उसका कोई भी जगह यूज नहीं होगा। मतलब ऐसे तो मान लीजिए पारुल ने प्ली बार्गेनिंग कर ली, यहाँ ठीक है मैं मानती हूँ मैंने मर्डर किया है, मर्डर के ऑफेंस में तो मिलेगी नहीं प्ली बार्गेनिंग, मान लिया पारुल बोल रही है, मोहन बोल रहा है कि मान लिया मैंने चोरी करी है, तो उसने बेचारे ने प्लीड गिल्टी क्यों करी, ताकि उसको बार्गेनिंग मिल पाए।
आप इस स्टेटमेंट का यूज कहीं और नहीं करोगे, ऐसा ऐसा कुछ करके प्ली बार्गेनिंग का पूरा चैप्टर है, शायद 20A है इस चैप्टर का। बस ये याद रखो 7 साल तक के ऑफेंस। अब देखना इतनी बड़ी चीजों में वही लिखा है जो मैंने पढ़ा था। ये चैप्टर किस पे अप्लाई होता है, तो दो तरीके से मजिस्ट्रेट के पास केस आते हैं, या तो पुलिस रिपोर्ट पे आते हैं या कंप्लेंट पे आते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब एक रिपोर्ट फाइल हुई है 173 के अंदर, क्या कहा है कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, अक्यूज ने ऑफेंस, लेकिन ये ऑफेंस कौन से ऑफेंस नहीं होने चाहिए, दैट LI या 7 साल से ज्यादा, 7 साल से ज्यादा, तो भाई अप टू 7 ईयर, अप टू 7 ईयर, या साफ ही दिख रहा है। इन्होंने कहा कि अदर देन ऑफेंस जो डेथ से पनिशेबल नहीं है, इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, या 7 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल नहीं है, उसका क्या कर सकते हैं, प्ली बार्गेनिंग कर सकता है। या मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट आई है, लेकिन कौन से ऑफेंस की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, वही से दैट LI 7 साल से ज्यादा, ठीक है। और कंप्लेंट और मजिस्ट्रेट विटनेस को एग्जामिन कर लिया 200 और 204, बट ये समझ में आया 7 साल, मैंने क्या बोला, सिर्फ 7 साल तक। अब आपको इसका उल्टा लिख कर आना है एग्जाम में, 7 साल तक मतलब 7 साल से ज्यादा पे अप्लाई नहीं होता, डेथ पे अप्लाई नहीं होता, और LI पे अप्लाई नहीं होता, और किस पे अप्लाई नहीं होता, बट डज नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट्स द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द वुमन और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये छोटे छोटे, मैं आपको बता रही हूँ, ये पूछ लिए जाते हैं प्री में, सच में प्री में ये पूछ लिए जाते हैं। किडनैपिंग की एज पूछी थी, किडनैपिंग की एज याद है आपको किसी को, अभी तो बराबर कर दी गई है, लेकिन आईपीसी में किडनैपिंग की एज याद है, रश्मिता याद है आईपीसी में किडनैपिंग कितने साल तक के बच्चों की हो सकती है, याद है क्या, नूर याद है, पढ़ा है तुमने तो आईपीसी, याद, देखो वहां पे बॉय 16 साल तक का और लड़की 18 साल तक की, ऐसा लिखा हुआ है। यदि गलत है तो वो पहले भी देख लेते, आ जाइए 300 एक बार देखो, उसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें याद रखने की होती है। यहाँ पे चाइल्ड की एज 18 साल नहीं है, यहाँ पे चाइल्ड की एज है 14 साल तक के बच्चे के साथ ऑफेंस किया, तो यहाँ पे एक बार शायद 300, कौन सा सेक्शन होगा, किडनैपिंग अबडक्शन 360, 361, 361 में है मैम। 361 आईपीसी एग्जाम में आया था, प्री में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यदि फीमेल है, देखो देखो मेल है तो 16 साल का और फीमेल है तो 18 साल की, लड़कियों को थोड़ा कम बुद्धिमान समझते हैं हमेशा से, पता नहीं क्यों। होती भी है वो बोलती, होती है, मतलब लड़का लड़के की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्धिमान नहीं बोल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के मजबूत होते हैं। तो ठीक है, मान लिया इन्होंने, हाँ ठीक है, लेकिन इसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को, ये कौन से ऑफेंस है जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन बताएगी। एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, जो भी अक्यूज है, पर्सन का अक्यूज है, वो क्या, जो अक्यूज है ऑफेंस का, वो क्या करेगा, कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाएगा, जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा दे। लेकिन क्या क्या करके लगाएगा, वो एप्लीकेशन तो लगाएगा, साथ में एक एफिडेविट लगाएगा सॉर्न करके कि भाई मैं ये सब चीजें वॉलंटरीली कर रहा हूँ, मैंने पनिशमेंट के नेचर और एक्सटेंट को समझ लिया है, पनिशमेंट के नेचर और एक्सटेंट को समझ लिया है, और मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हूँ बाय अ कोर्ट इन अ केस इन विच ही हैड बीन चार्ज विद द सेम ऑफेंस के लिए मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हूँ, सेम ऑफेंस वर्ड लिखा है यहाँ। फिर अब समझना, प्ली बार्गेनिंग की आ गई है एप्लीकेशन, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन आई अलोंग विद एफिडेविट, आया है ना, और उसने बोला मैं प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हूँ, अलोंग विद मैं वॉलंटरीली कर रहा हूँ, अलोंग विद मैंने नेचर और एक्सटेंट को समझ लिया है, मैंने पनिशमेंट के नेचर और एक्सटेंट को समझ लिया है। कोर्ट पीपी को और कंप्लेनेंट ऑफ केस को क्या बोल देगा, और अक्यूज के लिए एक डेट फिक्स कर देगा। फिर क्या करेंगे, कि पीपी कंप्लेनेंट ऑफ द केस एज द केस में बी एंड द अक्यूज पर्सन फिक्स डेट पर आ जाएंगे। कोर्ट सबसे पहले क्या करेगा, मैं सबसे पहले बोल रही हूँ, कोर्ट सबसे पहले अक्यूज को इन कैमरा एग्जामिन करे, समझ रहे हो। वापिस मैंने आपको बोला
कि डेट तो फिक्स कर देगा, डेट फिक्स कर देगा कि भाई पीपी आ जाना या कंप्लेनेंट आ जाना या अक्यूज के डेट पर आ जाना, लेकिन उस दिन में भी, उस दिन को भी अक्यूज को इन कैमरा एग्जामिन करेगा कि भाई तू वॉलंटरीली कर रहा है ना। इसने ये लिखा कि द कोर्ट shall examine the accused in camera where other party shall not be present to satisfy itself the accused has filed the application voluntarily, even though यहाँ पे भी लिख दिया इसने, लेकिन यहाँ पे अगेन अगेन उस डेट पे वो इन कैमरा का मतलब होता है गोपनीय, गोपनीय क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। फिर आप उसको लगता है कि भाई हाँ ठीक है वॉलंटरीली है, वॉलंटरीली है, तो वो प्रोवाइड करेगा टाइम पीपी या कंप्लेनेंट को एज द केस में भी, कि भाई एक वर्कआउट करो एमएसडी पर वर्कआउट करो, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड है इंक्लूड है कि अक्यूज कॉम्पनसेशन या अदर एक्सपेंस पे करेगा विक्टिम को। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब मजिस्ट्रेट यहाँ तो है कि वॉलंटरीली फाइल हुई है, उसको लग रहा है कि वॉलंटरीली फाइल हुई है, तो वो पीपी को बोलेगा या कंप्लेंट को बोलेगा कि एक एमएसडी म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पे वर्कआउट करो, जिसके अंदर कंपनसेशन का अमाउंट और एक्सपेंस का अमाउंट डिसाइड करो। यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट को लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है इनवॉलंटरीली फाइल की गई है, या वो ये जो पर्सन है प्रीवियसली कन्विक्ट हो गया है, इट शैल प्रोसीड फर्दर इन केस। कैसे प्रोसीड करेगा, जैसे केस पहले से चल रहा था, उस स्टेज से, जिस स्टेज पे एप्लीकेशन फाइल है उस स्टेज से केस क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। याद हुआ 265 भी, कुछ नहीं कहा, डेट डिसाइड कर दी, अक्यूज आ गया, अक्यूज को कैमरे में एग्जामिन करा है कि भाई वॉलंटरीली कर रहा है, वॉलंटरीली कर रहा है तो भाई उसको बुला लेगा, पीपी और एपीपी वही बाहर तो बैठे हैं, उनको बुला लेगा कि आ जाओ एमएसटी पे वर्कआउट करो। यदि वॉलंटरीली नहीं कर रहा है एप्लीकेशन, तो जहां से केस चल रहा था वहीं से केस चलना चालू हो जाएगा, छोड़। अब आ जाओ, नोटिस जाएगा। कोर्ट क्या करेगी, यदि केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है, पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है तो केस कौन लड़ रहा होगा, पीपी लड़ रहा होगा। पुलिस पुलिस रिपोर्ट पे केस इंस्टीट्यूट हुआ है, केस कौन लड़ रहा होगा, पीपी लड़ रहा होगा, तो नोटिस जाएगा, किसको जाएगा, पीपी को जाएगा, पुलिस ऑफिसर को जाएगा, अक्यूज को जाएगा, विक्टिम को जाएगा। मैंने क्या कहा था, जो जिससे रिलेटेड है। देखो, इन यदि पुलिस रिपोर्ट पे केस इंस्टीट्यूट हुआ है तो किस किस को जाएगा, आप खुद ही सोचो। पुलिस वाले को चला जाएगा नोटिस, ये भाई एमएसडी हुई है, ठीक है, और उसको चला जाएगा, विक्टिम को, अक्यूज को चला जाएगा, और पीपी को चला जाएगा, पीपी को चला जाएगा। ये कोर्ट की ड्यूटी है कि भाई, इसने थोड़ा बीच बीच में लिख दिया, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि ये जो सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन है ये वॉलंटरी चलता रहे, लड़ाई वड़ाई नहीं हो उन वो लोगों की लड़ाई लड़ाई नहीं हो, ये सब चीजें, ये जो एमएसडी है वॉलंटरीली चल रहा हो पार्टीज के बीच में। और यदि अक्यूज चाहता है तो वो प्लीडर के साथ में इस मीटिंग को अपॉइंट कर सकता है, मतलब ज्वाइन कर सकता है। याद रहेगा कि यदि कंप्लेंट केस पे आया है, तो मैंने बोला रटना नहीं है, कंप्लेंट केस में आया तो, और सॉरी अदर पुलिस रिपोर्ट पे आया तो कौन है, ये 4-5 लोग ही तो है काम के, पुलिस वाला, पीपी, विक्टिम और अक्यूज, इन चारों को नोटिस चला जाएगा कि भाई ये एमएसटी हो चुकी है। और यदि कंप्लेंट केस पे हुआ है, कंप्लेंट केस में शायद पुलिस वाला नहीं आएगा, देखते हैं। तो यदि ये केस इंस्टीट्यूट हुआ था अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, द कोर्ट किसको नोटिस इशू करेगी, अक्यूज्ड और विक्टिम, बाकी तो कौन पुलिस वाला है नहीं, पीपी है नहीं, ठीक है। फिर वही सेम लिखा है, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि ये जो डिस्पोजिशन है ये म्यूचुअल, मतलब शांति से हो, वॉलंटरीली हो, बस खत्म। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब मीटिंग हो जाती है, सेक्शन नंबर अंदर के भूल जाओ। अभी तक हम किसी स्टेज पे आए, अभी तक हम एक स्टेज पे, इसने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन के बाद में डेट फिक्स हो गई, डेट फिक्स के बाद में उसने कैमरे में उसको देख लिया, फिर क्या करा, नोटिस वोटिस चले गए वर्कआउट होने के कि भाई वर्कआउट हो गया। अब क्या हुआ, जब वर्कआउट हो चुका है, जब पूरा वर्कआउट हो चुका है, 265 के डी में क्या होगा, कोर्ट एक रिपोर्ट बनाएगी, कोर्ट में हमने लगा दिया कि भाई हाँ ठीक है एमएसडी हो गया हमारे हम लोगों के बीच में, तो कोर्ट एक रिपोर्ट बनाएगी, जो साइन करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सारे लोग जो उस मीटिंग में थे, सारे लोग उस मीटिंग में थे। और यदि वर्कआउट नहीं हुआ ये डिस्पोजिशन, तो कोर्ट ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर देगा और उस स्टेज से चलना चालू कर देगा जिस स्टेज पे एप्लीकेशन लगाई। सब एक कॉमन सेंस वाले बच्चों के काम चल रहे हैं, कॉमन सेंस वाली स्टेजेस चल रही। यदि एमएसडी वर्कआउट हो गई तो कोर्ट क्या कर देगा, एक रिपोर्ट बना लेगा, सब साइन कर देंगे। यदि एमएसडी वर्कआउट नहीं हुई तो भाई जहां से एप्लीकेशन लगाई थी उस स्टेज से केस चलना चालू हो जाएगा, उस स्टेज से केस चलना चालू हो जाएगा। आ जाइए,
अब एमएसडी काम कर गई, एमएसडी काम कर गई, तो मैंने आपको बता दिया था कि एमएसडी काम कर गई तो क्या होगा, कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर दो। तो क्या लिखा है, एमएसडी काम कर गई मतलब हाँ ठीक है, वो सेटिस्फाई हो गई कि भाई हाँ ठीक है, तो कोर्ट क्या कर देगा, कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर देगा विक्टिम को, विक्टिम को कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर देगा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे सुन लेगा, फिर क्या करेगा, या तो अक्यूज को रिलीज कर देगा प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे, या एडमोनिशन पे रिलीज कर देगा सेक्शन 360 में, या प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के तहत क्या कर देगा, छोड़ देगा। देखो मैंने क्या कहा, कंपनसेशन दिया, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे सुना और अक्यूज को रिलीज कर दिया, उससे ज्यादा क्या हुआ, अक्यूज ने बोल दिया, अक्यूज ने बोल दिया मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा, तो कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए दे देगा तो दे दे, और उसको रिलीज कर दिया। कहाँ कहाँ रिलीज कर सकते हैं, सेक्शन 360 में रिलीज कर सकते हैं, 1958 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में रिलीज करते हैं, छोड़ दिया, कर दिया रिलीज, ठीक है, पहले में कंपनसेशन दे दिया। फिर यदि ऐसा लगता है कि भाई सेक्शन 360 के तहत नहीं चला जाना चाहिए, या 1958 के तहत नहीं चला जाना चाहिए, या किस मतलब क्या हुआ, ये एक साथ ही पढ़ा जाता है, एक साथ ही पढ़ा जाता है कि यहाँ पे तो इन्होंने सुना, यहाँ पे तो इन्होंने सुना कि क्या रिलीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे इसने रिलीज कर, देखो यही लिखा है, आफ्टर हियरिंग द पार्टी अंडर क्लॉज ए, कोर्ट का व्यू है कि भाई रिलीज कर देना चाहिए तो वो रिलीज कर देगा, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे पार्टी को हियर कर रहे हैं, एक बार हैंड रेज करो, ए में क्या कर रहे हैं, पार्टी को हियर कर रहे हैं, हियर कर रहे हैं कि भाई कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड हो गया, क्योंकि अब क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे सुना जाना चाहिए, और बी पॉइंट में क्या कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं हियर करने के बाद। सी पॉइंट, यदि बी पॉइंट मतलब ये बोला है कि यदि कोर्ट को लगता है कि मिनिमम पनिशमेंट, लिख देते ना किसी किसी की, मिनिमम पनिशमेंट तो देनी चाहिए, जैसे लिखा है कि ये चाहे कोई सा भी ऑफेंस है, ये 1 महीने तक की सजा तो इसमें लिखी गई है, लिखी गई है। कोर्ट को जब पार्टीज को सुनने के बाद में लगता है कि भाई मिनिमम पनिशमेंट दी गई है किसी लॉ में, तो उस पनिशमेंट का आधा दे देगा। जैसे मान लो कि जैसे होता है ना कहीं कहीं ऑफेंस की इसकी सजा है 1 से 3 साल, मिनिमम पनिशमेंट तो दी गई है मिनिमम पनिशमेंट, तो कोर्ट क्या करेगा, 6 महीने के लिए उसको सजा दे देगा, क्या दे देगा, 6 महीने के लिए सजा दे देगा, हाफ ऑफ सच पनिशमेंट। देखो सब चीजें नंबर से चल रही कि एमएसडी वर्कआउट हो गई, समझो एमएसडी वर्कआउट हो गई, तो कोर्ट क्या कर रहा है, कॉम्पनसेशन का अमाउंट डिसाइड कर रहा है और हियर कर रहा है पार्टी को कि भाई क्या करना है अब इसका आगे। फिर हियर करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है 360 पे छोड़ना है या प्रोविजन पे छोड़ना है, छोड़ देगा। थर्ड नंबर पे क्या कर रहा है, थर्ड नंबर पे लग रहा है सुनने के बाद में क्या, मिनिमम पनिशमेंट तो दी गई है, मैं क्या करूं, उस मिनिमम पनिशमेंट का आधा दे देगा, उस मिनिमम पनिशमेंट का आधा दे देगा। रट लो लास्ट वाला कि ऐसा ऐसा वो चीजें हैं जो तीनों पैराग्राफ में नहीं आता, ऐसी चीजें जो तीनों पैराग्राफ में नहीं आती है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 पनिशमेंट दे देगा, क्या करेगा, मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 पनिशमेंट दे देगा। एक बार हैंड रेज करो, आपसे पूछा जाता है, वापस बोलो, आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या करेगा एमएसडी, कंपनसेशन डिसाइड हो जाएगा, फर्स्ट प्रोबेशन पे रिलीज कर देगा, सेकंड, थर्ड नंबर यदि किसी की मिनिमम पनिशमेंट डिसाइड है तो हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट दे देगा, फोर्थ नंबर किसी भी ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी स्टेज में नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट उसको दे देगा। फिर आ जाओ कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट जजमेंट डिलीवर कर देगा ओपन कोर्ट में, जजमेंट डिलीवर कर दिया। फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल है, ये जो जजमेंट है प्ली बार्गेनिंग का जजमेंट है, ये फाइनल है, इसकी कोई अपील नहीं लगती, लेकिन वो उसमें लग जाएगी, रिट में लग जाएगी 136, 226, 227, लेकिन जो जजमेंट डिलीवर किया गया है उसकी कोई अपील नहीं लगती, कोई भी अपील नहीं लगती है। कोर्ट की पावर सारी पावर है, जो जनरली होती है वो सारी पावर है। सेक्शन 428, जितना टाइम पीरियड उसने अंडरगॉन कर लिया उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा, ये कुछ काम का नहीं है। 265 के काम का है, मैंने आपको बता दिया। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज नॉट टू बी यूज, अक्यूज के स्टेटमेंट नहीं यूज किए जाएंगे, शैल नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पस एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर ही अक्यूज ने जो स्टेटमेंट दिया उसको यूज किया जाएगा, अदरवाइज यूज नहीं किया जाएगा। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अफेक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, देखो क्यों लिखा है यहाँ पे, nothing in this sector shall apply to any juvenile or child as defined in clause K2 of juvenile justice care and protection, शायद ये एज वेज की बात की गई है ओके में,
तो इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत है या नहीं है कि इस चैप्टर की कोई बात जेजे और ये जो चाइल्ड एक्ट है उस पर अप्लाई अप्लाई नहीं होती है, वो ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 265 के ये पेरी में भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो स्टेटमेंट यूज हुए हैं, स्टेटमेंट दी है अक्यूज ने, वो अदरवाइज यूज नहीं होंगे, केवल इस चैप्टर के लिए यूज होंगे। ठीक है। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या प्ली बार्गेनिंग की अपील लग सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं लग सकती, फाइनल है, फाइनल है। एक्सेप्ट 136 में एसएलपी या 226 और 227 में हाई कोर्ट में लगती होगी, मुझे याद नहीं है, हाई कोर्ट में ही लगती होगी, वहां पे लग सकती है, अदरवाइज नहीं लग सकती। एक बार हैंड रेज करो, प्ली बार्गेनिंग। याद रखो प्री में क्या आएगा, प्री में कुछ नहीं आएगा, ये आएगा 7 साल तक के ऑफेंस, सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस, चाइल्ड की एज, प्रीवियस कन्विक्शन, ये सब चीजें आएंगी। आई होप मैंने अच्छे से ही पढ़ाया होगा सीआरपीसी, सीआरपीसी लास्ट। थैंक यू सो मच।